वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तराखंड में यूके एसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। एसटीएफ ने काशीपुर से पकड़े गए गिरोह से जुड़े अभियुक्त महेंद्र चौहान को गिरफ्तार किया है। महेंद्र चौहान न्यायालय सीजेएम कोर्ट नैनीताल में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात हैं और अभियुक्त को एसटीएफ ने लंबी पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले में बीते 36 घंटों में कुमाऊं क्षेत्र में ताबड़तोड़ दबिश जारी है, जिसमें 1 दर्जन लोगों से पूछताछ के लिए देहरादून लाया गया और इस मामले में अब तक कार्रवाई में पेपर लीक मामले में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश और इन्वेस्टमेंट का खुलासा हो चुका है। मामले में सीएम धामी ने कहा है कि जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। नहीं, जब तक सारी चीज़ें उसकी पूरी परत जब तक खुलकर नहीं आएगी तब तक ये अभियान चलता रहेगा, क्योंकि दूध का दूध होना चाहिए और पानी का पानी। आगे भी शिकायत आएगी वहाँ पर इसी प्रकार की कार्रवाई होगी। देहरादून में भाजपा मुख्यालय में अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक हुई और इस बैठक में सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार उपस्थित रहे। इस साल देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगा अभियान के रूप में मनाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर बैठक की गई है और आपको बता दें कि देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर इस अभियान के तहत तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और यह अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कि 13 अगस्त को प्रदेश में 223 मीटर लंबे तिरंगे झंडे के साथ यात्रा निकाली जाएगी, जबकि हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा ने 12 लाख झंडे बनवाए हैं और इस बैठक से पहले भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा और तिरंगा विक्रय केंद्र का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान पूरे प्रदेश में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि उत्तराखंड के 20 लाख परिवारों तक 20 लाख परिवारों में हर घर तिरंगा ऐसा करके अभियान, हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान लिया है। उसके तहत आज हमारे जहाँ सरकार में एक तरफ तैयारी चल रही है, वहीं संगठन के स्तर पर भी प्रत्येक जिले में और नीचे तक बूथों तक की सारी योजना बन रही है। उसी योजना के तहत आज हमारी बैठक है और इससे पहले भी हम लोग आज 2 बैठकें कर चुके हैं, जिसमें हमने स्कूल के सभी यहाँ के संचालकों को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो विशिष्ट महानुभाव हैं, उन सभी के साथ अभी हम लोगों ने बैठक की है और सभी से आह्वान किया कि जो हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव है और आज़ादी का अमृत काल जो 15 अगस्त 2022 के बाद प्रारंभ होगा, उसमें हमारे नौनिहाल बच्चे वो उन सबको इस कार्यक्रम से जोड़ना है, तिरंगा अभियान से जोड़ना है। कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर है और उसी के तहत एक बार फिर से कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि जिस तरह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर 5 अगस्त को कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी और उसी के तहत प्रदेश में भी कांग्रेस 5 अगस्त को राजभवन का घेराव करने जा रही है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 5 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम राजभवन का घेराव करेंगे, जिसमें हमारे मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आपका अग्निपथ, जीएसटी, अनियंत्रित जीएसटी, जो हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, खाने पीने के रोज़मर्रा की चीज़ें, उसमें भी जीएसटी सरकार ने लगा दी। इन मुद्दों को लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ऋषिकेश में पिछले 1 दशक से एम्स अपनी सेवाएं दे रहा है और लगातार केंद्र सरकार एम्स को और बेहतर कर रही है। वहीं ऋषिकेश एम्स में उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र से बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुमाऊं क्षेत्र के लिए एम्स काफी दूर पड़ जाता है और इसी वजह से लगातार एक सैटेलाइट एम्स की मांग कुमाऊं क्षेत्र में होती रही है और अब केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए किच्छा में एक सैटेलाइट एम्स की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 100 एकड़ जमीन
अपील स्वास्थ्य विभाग को दी है और जल्द ही उसमें सैटेलाइट एम्स का काम शुरू हो जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने एम्स के लिए सरकार को बधाई देते हुए कहा कि सैटेलाइट एम्स की शुरुआत हुई है, इसके लिए सरकार को बधाई। लेकिन एम्स से पहले सरकार उन मेडिकल कॉलेज को भी बनाए जो कि अधूरे पड़े हैं, उन सरकारी अस्पतालों को भी सही करे जहां पर सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। हमारा इस मामले में ये कहना, सरकार से ये कहना है कि अच्छी बात है, आप सैटेलाइट बना रहे हैं और आप उसको किच्छा में उसका सिलेक्शन कर रहे हैं। बेहतर ये होता कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, कांग्रेस के ज़माने में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ, अभी तक आप उसको सही तरीके से चालू नहीं कर पाए। पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज कहाँ है, उसको हम टॉर्च से लेके ढूंढ रही है जनता, वो नहीं मिल रहा है। रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज बोर्ड लगा रखा है पंडित सुमेर चंद शुक्ला मेडिकल कॉलेज के नाम से, लेकिन उनके पुत्र भी विधायक रहे हैं। 5 साल में उस मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ नहीं करा पाए जो कांग्रेस के समय में स्थापित किए थे। अच्छा होता सरकार पहले इन मेडिकल कॉलेजेस को चालू करती तो बढ़िया रहता। ठीक है, अच्छी बात है, एम्स भी आप खोलने जा रहे हैं, लेकिन एम्स का क्या रोड मैप होगा, किस तरीके से आप उसको खोलेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इस बार कोरोना को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जहां प्रदेश भर में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में लग चुके हैं, तो छोटे अस्पतालों से लेकर जिला अस्पतालों में भी कोविड से निपटने की तैयारियां पुख्ता हैं। और इसी क्रम में उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक शैलजा भट्ट ने बताया कि भले ही मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बार कोविड के मामले तो बढ़ रहे हैं। जो राहत की बात है और वो ये है कि मरीजों में जो सीरियस लक्षण हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। कोविड के मामले तो बढ़ रहे हैं और लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि कोविड के मरीज सीरियस इलनेस में नहीं आ रहे हैं, वो माइल्ड फॉर्म में है, कुछ मॉडरेट फॉर्म में है, क्योंकि वैक्सीनेशन हमारा ठीक चल रहा है। ये तो कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन से स्थिति सही बनी हुई है, कोई गंभीर समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है। प्रदेश में अभी 4 धाम की यात्रा चल रही है और इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट की ड्यूटी लगा रखी है। वहीं उत्तराखंड फार्मासिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री चंद्रमोहन राणा ने बताया कि प्रदेश के सुगम स्थानों में रहने वाले फार्मासिस्ट 4 धाम यात्रा में ड्यूटी देने से बचते हैं, जबकि विभाग भी उनकी ही ड्यूटी लगा देता है, जो कि पहले से भी दुर्गम क्षेत्रों में ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक शैलजा भट्ट ने बताया कि 4 धाम में ड्यूटी करने से कोई भी फार्मासिस्ट बच नहीं सकता। जिस भी फार्मासिस्ट की ड्यूटी वहां पर लगाई जाएगी उनको ड्यूटी करनी होगी। ऐसा है कि फार्मासिस्ट तैयार नहीं हो रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन उनको तैयार किया जा रहा है। ड्यूटी के प्रति उनको सचेत किया जा रहा है कि ये एक ड्यूटी का प्रोटोकॉल है और चूँकि 4 धाम यात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट यात्रा है, स्टेट को करानी है, सबसे इम्पॉर्टेंट यात्रा, वो वर्ल्ड वाइड भी इम्पॉर्टेंट यात्रा हो जाती है। तो जिसकी ड्यूटी है वो जाएगा ज़रूर, वो चाहे या ना चाहे उसे जाना ही है। अगर किसी के घर में बहुत बड़ी परेशानी है तो उसका हम रिप्लेसमेंट करें। वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसी बीच उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र को वोटर्स की पहचान स्थापित करने के लिए इसको आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। इससे एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या फिर एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से ज़्यादा नामों वाले व्यक्तियों की पहचान हो जाएगी। हालांकि आधार नंबर मतदाताओं की इच्छा से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन सूची में नाम शामिल किए जाने, किसी नाम को हटाए जाने या फिर सूची में किसी प्रकार संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए मतदाता ऐप या फिर ऑनलाइन उपलब्ध जो प्लेटफॉर्म है उससे भी करवा सकते हैं। बीएलओ के जरिए ऑफलाइन भी फॉर्म भरे जा सकते हैं, उससे भी हो सकता है। मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो गया है और मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है आज की तारीख से। और भारत सरकार के निर्देशानुसार आज की तारीख से 1 अगस्त 2022 से जो मतदाता अपना आधार संख्या स्वैच्छिक रूप से जो है वोटर आईडी से लिंक कराना चाहते हैं, वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से या बीएलओ के माध्यम से संपर्क करके इसको करवा सकते हैं। प्रेस क्लब थराली की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण में विधायक भोपाल राम टमटा पहुंचे और इसी दौरान विधायक ने पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार से पत्राचार करके त्वरित समाधान के लिए प्रयास करने की बात कही।
नारायणबगड़ विकासखंड के ब्लॉक सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाते हुए विधायक ने समाज में पत्रकारों की भूमिका और पत्रकारों की ओर से जनपक्षीय मुद्दों पर आवाज मुखर करने की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता ही एक माध्यम है जो कि जनता से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार से लेकर शासन प्रशासन तक से सवाल पूछकर जनहित के मुद्दों का समाधान करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। और वहीं विधायक ने चमोली जिले से बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपे जाने पर बयान देते हुए कहा कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी निकाय से लेकर लोकसभा चुनाव के लिए और भी मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। साथ ही ये भी कहा कि चमोली को पहली बार किसी राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है। इसके लिए उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया। पौड़ी में मॉकड्रिल के जरिए जिला प्रशासन ने आपदा राहत बचाव की तैयारियों का परीक्षण किया है, जिससे ये पता चल पाए कि आपदा राहत बचाव की टीम आखिर कितनी तेजी के साथ में रेस्क्यू कार्यों का अंजाम देगी। इस मॉकड्रिल में भूकंप से हुए नुकसान पर रखी गई थी, जिसमें कि जिला प्रशासन को भूकंप के कारण कई जगह पर नुकसान की सूचनाएं मिली। इसमें ननकोट गाँव में जहाँ एक मकान गिरने से 3 लोगों के मकान में फंसे होने की सूचना है, जबकि इसी तरह से 6 बच्चों के एक पहाड़ी में फंसे होने की सूचना के साथ बस अड्डे में बस के क्षतिग्रस्त होने की सूचना जिला प्रशासन को मिली। और इस सूचना पर एनडीआरएफ की टीम के साथ एसडीआरएफ और पुलिस जवानों की टीम अलग अलग घटनास्थल के लिए रवाना हुई, जिस पर आपदा राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। ननकोट में 3 घायलों को क्षतिग्रस्त मकान से बाहर निकालकर राहत बचाव टीम अस्पताल लेकर पहुंची और वहीं पहाड़ों में फंसे बच्चों को सकुशल पहाड़ों से निकाला गया। वहीं बस अड्डे पर बस के क्षतिग्रस्त हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों के घायल होने की खबर के बाद राहत बचाव कार्य करके टीम ने सभी को अस्पताल पहुंचा दिया है। पौड़ी जनपद में हमने आपदा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर एक मॉकड्रिल का आयोजन किया है। मॉकड्रिल के दौरान हमें 2 घटनाओं की सूचना मिली है। भूकंप जैसी घटना हुई है और उसमें ननकोट नाम के स्थान पर भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थियों कहीं फंस गए थे, उसके बारे में सूचना मिली है। तो उनको रेस्क्यू करने की कार्रवाई एनडीआरएफ के द्वारा की जा रही है। ऊंचाई पर ये घटना हुआ है तो एनडीआरएफ टीम को और एसडीआरएफ टीम को रस्सियों के सहारे ऊपर जाना पड़ रहा है और उसके बाद फिर वहाँ पे फंसे हुए विद्यार्थियों को बाहर निकाला जाएगा। आज का दिन जो था एक मॉक ड्रिल पौड़ी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई थी, जिसमें कि एनडीआरएफ को भी आमंत्रित किया गया था। तो अभी सिनेरियो ये था कि जो आप यहाँ पे बैंड देख रहे हैं, यहाँ पे इसके ऊपर एक घर था, उसमें 6 बच्चे जो थे उसमें घर में दब गए थे। तो उन बच्चों को हमने उनके घर से जो दबे हुए थे उनको निकाला। एक ब्रेक ले आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद खबर उत्तराखंड में एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश में भूस्खलन और आपदा की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है और वहीं आपदा को देखते हुए आरटीओ विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। विभाग की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है और आपको बता दें कि विभाग की तरफ से एक सेंटर भी बनाया गया है, जहां पर 2 अधिकारियों को लगाया गया है। साथ ही रीजनल स्तर के साथ ही सब रीजनल स्तर तक संवाद कायम किया जाए ताकि आपदा की तुरंत सूचना कार्रवाई की जा सके। आपदा के अंतर्गत हम लोगों के द्वारा एक तो मॉनिटरिंग के लिए 2 कदम उठाए गए हैं। पहला ये कि जो हमारा SEOC सेंटर है हमारा यहाँ पर आपदा केंद्र में, वहाँ पर हमारे अधिकारी की तैनाती रहती है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हमारे 2 अधिकारी शिफ्ट में ड्यूटी देते हैं, ताकि अगर कोई भी बात आपदा से संबंधित, विभाग से संबंधित हो तो तुरंत उसकी सूचना हमें मिले। दूसरा, हमारा समन्वय आरटीओ स्तर से रीजनल लेवल पर और ARTO स्तर से सब रीजनल लेवल पर लगातार संवाद रह रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे फील्ड के ऑफिसर निरंतर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उन लोगों से संपर्क में हैं। अगर किसी भी टाइम पर हमारे परिवहन विभाग से संबंधित किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम लोग तुरंत उसे प्रोवाइड कराने की स्थिति में। गदरपुर में आए दिन फायरिंग की घटनाएं बढ़ती रहती हैं। मामला गदरपुर के करतारपुर रोड का है, जहां पर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। इस दौरान पीड़ित शकील मियां ने कहा कि उनका पड़ोसी, जो कि पहले से गलत कामों में शामिल था
उनसे रंजिश चल रही थी। दरअसल उनका कहना है कि वो अपने क्षेत्र में नशे का कारोबार नहीं चाहते थे। इसको लेकर उसके पड़ोसी से कई बार विवाद होता रहता था। आपको बता दें कि बीती रात वो अपने रिश्तेदारी में गए हुए थे, तभी उसी व्यक्ति ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उनके घर पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी पत्नी और बेटा घायल हो गए और इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, इस फायरिंग की घटना की जांच की जा रही है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम बना दी गई है। इस समय ये कांड हुआ है तो 8 बजे लमसम टाइम होगा। उस समय मैं घर पे मौजूद नहीं था। उससे कुछ ही देर पहले मैं अपने रिश्तेदारों में गया था किसी मैटर में। उसके बाद में मुझे यहाँ से फ़ोन जाता बड़े बेटे का कि घर पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया, गोली चल गई है। तो मैं आवाज़ मेरी समझ में भी नहीं आ पा रही थी उस समय कि क्या कह रहे हैं। बच्चे घबराए हुए थे बहुत बुरी तरीके से। तो जैसे मैं वहाँ से थाने गया हूँ उन्हीं के यहाँ से, तो वहाँ से पुलिस यहाँ आई है। उसके बाद आने के बाद में इन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, कल देर शाम करतारपुर रोड पर एक फायरिंग का मामला सामने आया है। दो परिवारों के बीच कुछ विवाद था, जिसके चलते कुछ युवकों पर फायरिंग का आरोप लगा हुआ है, जिसमें देर रात्रि वादी द्वारा कुल 4-5 युवकों के विरुद्ध थाने पर तहरीर दी, जिस तहरीर के आधार पर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। देहरादून में नकली दवाइयों के कारोबारियों पर एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में एक दवाई फैक्ट्री पर छापा मारा है, जहां पर कोरोना के लिए जरूरी रेमडेसिविर को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा था। छापे के दौरान पता चला कि इस कंपनी पर लाइसेंस तो है, लेकिन कंपनी के मालिक पर कई दस्तावेज नहीं थे, जिसके आधार पर कंपनी को सीज कर दिया गया और एसटीएफ ने मौके पर मौजूद जरूरी दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है। इससे पहले एसटीएफ हरिद्वार और देहरादून प्रतिबंधित दवाइयां बनाने और फर्जी दवाई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाली ऐसी कंपनियों पर एसटीएफ ने लंबे समय से ऑपरेशन चलाया हुआ है, जिसके तहत भगवानपुर क्षेत्र की एक और कंपनी पर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। ये हेल्थ का इशू बहुत बड़ा है, जो का स्वास्थ्य के कारण चाहे कोरोना के समय में देखा गया हो, काफ़ी सारे नकली इंजेक्शंस, रेमडेसिविर और दवाओं, उसको देखते हुए हमने भगवानपुर बेड लक्सर में काफ़ी सारी कार्रवाई और फर्जी फैक्ट्रियों को पकड़ा था जो नकली दवाएं बना रहे थे या ऐसे जो उनके पास लाइसेंस थे। इसी तरह की कार्रवाई कल रात हमने भगवानपुर क्षेत्र में भी करी है, जहाँ पर लाइसेंस के जो थे, लाइसेंस तो था लेकिन जो अधिकृत बनाने वाला व्यक्ति था उसके पास कोई ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे। काफ़ी सारा प्रोडक्शन हो रखा था। चूँकि मामला ड्रग से रिलेटेड है तो वो ड्रग विभाग द्वारा ही उसकी पुष्टि की जा सकती है कि ये असली है कि नकली है, या उसका जो कंटेंट है वो कि हानिकारक है या सही है। तो इसके लिए पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया गया। जो भी वहाँ माल था करीब बरामद हुआ है। पौड़ी में ठेकेदार संगठन ने रॉयल्टी की प्रक्रिया से पहले की तरह मांग रखने करते हुए पौड़ी शहर के सभी निर्माण कार्यों के कार्यालयों को जबरन बंद करा दिया है और वहीं जबरन विभागों को बंद कराए जाने के कारण सप्ताह के पहले दिन कामकाज पूरी तरह से प्रभावित दिखा, जबकि दूर दराज से आए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं ठेकेदार संघ पौड़ी के अध्यक्ष संतन सिंह ने बताया है कि इस तरह का आंदोलन तब तक चलाया जाएगा जब तक कि सरकार रॉयल्टी पर फरमान वापस नहीं लेती है। ठेकेदार संघ की इस हड़ताल के कारण बारिश के मौसम में छुटपुट की घटनाएं होती रहती हैं। ठेकेदारों की तरफ से सड़कों को खोलने के लिए काम इस मानसून के सीजन में नहीं किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन अपने स्तर से बंद हुए मोटर मार्गों को खोलने का प्रयास कर रहा है। वहीं ठेकेदारों की भारी तादाद से काम करते हुए हटने के कारण जिला प्रशासन भी अब असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहा है। मामले में ठेकेदार संगठन का कहना है कि कई बेरोजगार ठेकेदारी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जारी किए गए नए शासनादेश उनके समक्ष कई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। ठेकेदार संगठन का कहना है कि शासनादेश में हो रहे बदलाव के कारण कई चुनौतियों से ठेकेदारों को दो चार होना पड़ रहा है। जो है मुख्यमंत्री को मिला, मुख्यमंत्री ने हमारी बातों को इग्नोर मारा है और उन्होंने जो है पांडे को भेजा, जिसने शासन आदेश निकाला है। उस पांडे के शब्द थे कि आप 300 करोड़ की रॉयल्टी खा गए हैं, ठेकेदारों के लिए बोला गया, जबकि उसे पता नहीं कि रॉयल्टी जिला के जिलाधिकारी के खाते में जाती है। ठीक है, वो हमें ये आरोप लगा रहा है। इस रॉयल्टी का जो कानून है वो काला कानून है। चंपावत टरकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
कोतवाल योगेश उपाध्यक्ष ने बताया है कि आज सुबह स्वाला के समीप एक टिप्पर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली और सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को खाई से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया और जिला अस्पताल पहुंचने के बाद उपचार के दौरान चालक जगदीश ने दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। बताया जा रहा है कि टिप्पर वाहन बेलखेत से रोड़ी लेकर खेती खान जा रहा था, जो कि अचानक स्वाला के पास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने इसकी जानकारी स्थानीय लोगों और पुलिस को दी है, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई से दोनों घायलों को निकाला गया। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला में एक डंपर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में ददियोरी के पूर्व सरपंच और बीजेपी नेता की मौत हो गई, जबकि डंपर में सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सुबह 5:30 बजे की बात है कि एक जो डंपर था वो कुछ सामान लेके आ रहा था और वो स्वाला के आसपास जो है थोड़ा खाई में 25-30 मीटर गिर गया, जिसमें 2 लोग सवार थे। एक जो ड्राइवर थे आपके जगदीश सिंह, जिनकी उम्र 45 वर्ष थी, उनका वो गंभीर रूप से घायल हुए। फिर जब उनको जिला अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उसमें एक और आदमी बैठे थे, वो अभी खतरे से बाहर हैं, जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। देहरादून में बालावाला में बागनीपुरिया के पास में एक दुकान में आग लग गई और वहीं सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया में दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और थाना रायपुर क्षेत्र में हुए इस घटना में पुलिस की तरफ से घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है। अब खबर ऊखीमुठ से है, जहां पर तृतीय केदार भगवान के धाम में 30 जूला महायज्ञ समिति चंद्रशिला के तत्वाधान में 3 दिवसीय महायज्ञ विधिवत शुरू हुआ है। महायज्ञ के शुभारंभ अवसर पर तुंगनाथ विद्वान आचार्यों के वेद उच्चारण के साथ में गुंजायमान हो उठा है। 3 दिवसीय महायज्ञ के प्रथम दिन सैकड़ों श्रद्धालुओं ने तुंगनाथ धाम पहुंचकर भगवान तुंगनाथ की पूजा अर्चना की। जलाभिषेक करने के साथ ही महायज्ञ में सहभागिता करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि मंगलवार को महायज्ञ में भव्य जल कलश यात्रा निकाली जाएगी और बुधवार को पूर्ण आहुति के साथ में महायज्ञ समापन होगा। सोमवार को तुंगनाथ धाम में विद्वान आचार्यों ने ब्रह्म बेला पर पंचांग पूजन के तहत कई पूजाएं संपन्न की और देवी देवताओं का आह्वान किया। भगवान तुंगनाथ की जय। यहाँ पे भगवान तुंगनाथ जी तृतीय केदारनाथ के रूप में विराजमान है और भगवान तुंगनाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, जो कि प्रत्येक 10 साल में 30 जूला क्षेत्र में भ्रमण करती है। उसके बाद यहाँ पे पहले मुख्य मठ में 11 दिवसीय यज्ञ संपन्न होता है। उसके उपरांत श्रावण मास में यहाँ पे 10 जूला पट्टी के लोगों के द्वारा, जिसमें पूरे खदेड़ पट्टी को के नाम से जाना जाता है, बाजपुर में रामलीला कमेटी की तरफ से तीज मेले का आयोजन किया गया है और उस मेले का शुभारंभ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार की पत्नी पुष्पा दिवाकर और कांग्रेसी नेता रेशम यादव की पत्नी रचना यादव ने संयुक्त रूप से किया है। इस दौरान मेले में नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करके सबका मन मोह लिया। और आपको बता दें कि बाजपुर की रामलीला कमेटी की तरफ से रामलीला मैदान में कई सालों से तीज के पर्व को यहाँ पर मनाया जाता है और उसी के चलते रामलीला कमेटी की तरफ से तीज मेले का आयोजन भी किया गया। इस दौरान पुष्पा दिवाकर ने कहा कि तीज मेले का पर्व महिलाओं के लिए उमंग लेकर आता है, जिसमें महिलाएं सज धज कर मेले में पहुंचती हैं। महिलाओं को अपनी हरियाली तीज की शुभकामनाएं देती हूं और ये त्यौहार वैसे भी बहुत महत्व रखता है एक स्त्री के जीवन में, सब लोग जानते ही हैं। वैसे ही आज सभी ने धूमधाम से खुशी से मनाया है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सभी क्षेत्रवासियों को, सभी महिलाओं को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीज का त्यौहार हर महिला के जीवन में विशेष महत्व रखता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाया जाता है। आज के दिन ही भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती जी का पुनर्मिलन हुआ था।
आज के दिन ही स्त्रियां अपने सौभाग्य, अपने पति के लिए दीर्घायु की कामना भगवान भोलेनाथ से करती हैं। आज के दिन सावन के गीत गाती हैं, झूले झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। तो हर स्त्री के जीवन में ये तीज का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।